हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। मैंने आपको एक और लेक्चर पहले ही दे दिया है जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की डिटेल सॉल्यूशन लिख के दिखाए हैं कि आपको बोर्ड में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में कैसे लिख के आना है। उसका पीडीएफ मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, जहां पर आपको टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सारे पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अब इस लेक्चर में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा ऑलरेडी एक वन शॉट रिवीजन रियल नंबर्स के ऊपर अपलोडेड है। इसी चैनल पे आप जाके देख लें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिला है उसी में आपको टॉप पर वो वीडियो भी मिल जाएगा, जहां 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करवाया हुआ है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। और अगर आपको चैप्टर पहले से आता है तो शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ, व्हिच इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए, तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख के दिखाते हैं अपन। 140 की बात करें तो आपको पता है 140 को प्राइम फैक्टर्स में अपन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर से तो प्राइम नंबर से ही आप डिवीजन करने वाले हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स आएगा, फिर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, और फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो आप लिख सकते हो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है आपका प्राइम फैक्टर्स का क्या एक्सप्रेशन, जिसमें आप देख सकते हो 140 को हमने उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। मैं एक एक पार्ट आपको बिल्कुल इंडिविजुअली करवा रहा हूं ताकि कोई भी हॉचपॉच वाली या क्लटरी वाली सिचुएशन ना हो जाए, ठीक है। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करने के लिए इतना टाइम बहुत होता है। चलें आगे, चलिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 156 को आप रिजॉल्व करिए उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर। तो कैसे करें सर? हाथ से करेंगे और कैसे करेंगे? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 1 और 6। देखो 2 7 जा 14, 14 में से फिर 1 बचेगा तो 1 और 6 7 नहीं होगा, 1 और 6 16 बनेगा, क्योंकि आप 156 को ऐसे डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 7 जा 14 जाता है। फिर जो 1 बचता है, जो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 के बाद आप 6 को नीचे उतारते हो तो ये 16 बनता है। तो ये ओरली करने वाला तरीका भी मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। चलिए, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7, फिर 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, ठीक है। फिर वापस ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा तो 1 और 8 18, तो 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, फिर 13 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 156 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, है कि नहीं? जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलिए, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 3825। अब क्या करें? 5 से शुरू करें, पर हो सकता है सर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों? में 3 और 9 दोनों का एक साथ सिखा देता हूं। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उसकी डिजिट्स का सम, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो चारों डिजिट्स का जो सम आएगा वो भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो उसकी चारों डिजिट्स का, जितने भी उसमें डिजिट्स हैं उनका सम भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो करते हैं, 3 + 8 कितना होगा? 11, 11 + 2 कितना होगा? 13, 13 + 5 कितना होगा? 18। तो 18 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो 3825 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 यहां पर बचेगा तो 2 और 2 इट विल बिकम 22, ठीक है। तो 3 7 जा 21 तक जाता है। फिर 1 बचेगा तो 1 और 5 15 बनेगा, 3 5 जा 15। फिर चेक कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। अगेन 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर सकता हूं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 और 5 15, so 3 5 जा 15। 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब नहीं जा रहा सर, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, 5 से कर लेंगे। तो 5 8 जा 40,
फिर 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा 5, 3 और 5 35, तो 5 7 जा 35। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17। सही बात है, आपने कहा सही बात है। तो 3 8 2 5 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यही आने वाला है। सही बात है, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, छाप लो, छप गया होगा, है ना। तो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। चलिए, तो ये क्या है अपने पास 5 0 0 5। बच्चों 5 0 0 5 का क्या करने वाले हैं, आपने देखा 5 + 5 10 होता है, बाकी डिजिट्स का कोई और सम है नहीं, तो 10 तो जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 तो गया साइड में। 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है, तो 5 से शुरू करेंगे। ये पता है ना बच्चों आपको कि 2 और 3 के बाद अपन 4 से क्यों चेक नहीं करते, क्योंकि बच्चों अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा होता तो 2 से ही हो जाता। इसलिए मैं 5 के बाद सीधा 7 से चेक करूंगा, मैं 6 से डिवाइड नहीं करूंगा। पता है क्यों, क्योंकि बच्चों अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होना होता तो 2 और 3 से तो पक्का हो जाता ना। 6 खुद 2 और 3 का मल्टीपल है, दिमाग लगा रहे हो ना। तो 7 के बाद क्या चेक करते हैं, हम सीधा 11 से चेक करते हैं। क्यों 8 9 10 से क्यों नहीं कर रहे, 8 से होना होता तो 2 से हो जाता, 9 से ही होना होता तो 3 से पहले डिवाइड हो जाता, है कि नहीं है। और अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता तो या तो 2 से या 5 से पहले डिवाइड हो जाना चाहिए था, उनसे नहीं हुआ तभी तो अब आगे आए हो। तो 7 के बाद सीधा 11 से चेक करोगे, 11 के बाद 13 से, तो ये ध्यान रखना। तो 5 0 0 5 को करेंगे तो 5 1 जा 5 0 0 1, ये तो क्या साफ साफ दिख रहा था, ठीक है 1001। अब 1001 जो है भैया 2 से भी नहीं जा रहा, आपने बोला 3 से तो बिल्कुल नहीं जा रहा, वरना पहले ही चल जाता, 5 से भी नहीं जा रहा। अब चेक करूंगा मैं 7 से, तो कैसे करूंगा, 7 1 जा 7, फिर 3 और 0 30, 7 4 जा 28 और 2 7 से जा रहा है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है नहीं आता, बता देता हूं। मान लो कोई 4 डिजिट नंबर है ए बी सी डी जो 7 से डिवाइड होना है, तो क्या करो कि उसमें से यूनिट डिजिट तो हटाओ, तो ए बी सी बचेगा, तो उस नंबर में से यूनिट डिजिट हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसमें से ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट माइनस कर दो। जो भी आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 7 से डिविजिबल था। इसको आप रिपीट कर सकते हो। तुमने कहा कि सर ज्ञान नहीं, लगा के दिखाओ। मैंने कहा 343 पकड़ लो, वो तो 7 का क्यूब ही होता है। ये 7 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करूंगा, इसमें से यूनिट डिजिट को तोड़ के अलग कर लो, क्या बचेगा 34। 34 में से यूनिट डिजिट का ट्वाइस माइनस करो, कितना रहा 34 माइनस 6 यानी कि 28। 7 से डिविजिबल है तो ये भी था। तुमने कहा सर कोई बड़ा नंबर करके दिखाओ, मैंने कहा ये पकड़ लो 1001। अब 1001 में से यूनिट डिजिट को हटा लो तो क्या बचेगा 100 बचेगा। 100 में से यूनिट डिजिट का ट्वाइस माइनस करो, कितना आएगा 98। 98 7 से डिविजिबल है 14 टाइम्स, 14 7 से 98 होता है। 14 की टेबल नहीं आती मेरे को, 7 की आती, पहले बता रहा हूँ। मुझे टेबल सिर्फ 12 तक याद है, उसके आगे मुझे टेबल आज भी याद नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। कोई और एग्जांपल चाहिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, कोई और 4 डिजिट का एग्जांपल लेता हूँ। 350 को ले लेते हैं चलो। तो आपने कहा सर 350 तो छोटा हो जाएगा, रुको मैं आपको एक 4 डिजिट का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर में लेके देखता हूँ कोई बड़ा सा नंबर, उसको करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो 7 इंटू 87, 787 आ गया है ना। अब प्रूव करोगे 787 7 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे इस पे। इसके अलावा 7 इंटू 962 66934, ये ठीक है कि भाई मल्टीपल टाइम से तो लगा के दिखाओ सर आप, कि छोटे मोटे तो आप करा ही दोगे हमको। तो चलो सब पे लगा के दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों क्या है एक बार तो लगाना आ जाता है, बच्चों को बार बार लगाना नहीं आता, तो वो भी सिखा देता हूँ। इस पे लगा के दिखाता हूँ। तो 787 में से यूनिट डिजिट हटाऊंगा, उसका ट्वाइस माइनस करूंगा, तो 78 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 9 7 जा 63। तो आपने कहा ये तो हो गया। अब इसमें लगा के दिखाओ सर डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना। मैं कहा है कि लेक्चर में मैं बड़ा चाहे एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं, पर जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको 7 और 11 का याद नहीं होता, बाकी सबको याद होती है बाकी चीजें। चलिए 6 6 9 3 में से क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ 4 माइनस करूंगा, कितना आएगा 6 x 8 गया तो 85। मैंने कहा अगर ये 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है। तुमने कहा सर इतना अगर हमको टेस्ट ही करना होता तो इसको नहीं कर लेते हम, और छोटा करो। मैंने कहा और छोटा कर लो, नाराज मत हो, है ना। वापस से इसका क्या करूंगा मैं, अब यूनिट डिजिट ब्रेक कर लूंगा, तो 6 6 8 बचेगा माइनस ट्वाइस ऑफ 5 यानी कि 658। तुमने कहा सर इतना छोटा इतना करना होता तो हम खुद ही कर लेते हैं। मैंने कहा ले तुम इस पे भी नाराज हो जाओ,
फिर मैं यूनिट डिजिट हटा लूंगा, तो 65 में से ट्वाइस ऑफ 8 माइनस करूंगा, तो 65 में से 16 गया तो 49। मैंने कहा अब तो खुश हो ना, तुमने कहा सर अब खुश है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है ये हो जाएगा। तुमने कहा सर हम तो ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, हम तो इसमें से भी यूनिट डिजिट हटाएंगे। मैंने कहा हटा लो, नेगेटिव में चल जाओ, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, तुम्हारा आंसर फिर भी आएगा। 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 9 करोगे तो 4 माइनस का 18 माइनस का 14 आएगा, स्टिल 7 से डिविजिबल है। तो ये सक्सेसिव तरीका है लगाने का, है ना। ये 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, क्लियर है। तो आप ये देख सकते हो यूनिट डिजिट को हटा के उसका ट्वाइस माइनस करना होता है। इसको नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूं, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, तो ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, फिर 3 बचेगा तो 3 और 0 30 बनेगा, तो 7 4 जा 28, फिर 2 और 1 21, तो 7 बन जा 7 3 जा 21। सॉरी बच्चों 143 आएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं 147 ही आएगा। गलती कैसे कर दी मैंने, ऐसा कैसे, देखो 7 बन जा 7, फिर 3 0 7 4 जा 28, फिर 7 3 21, सॉरी 143 आएगा, है ना। आपने कहा 143 आ गया। अब सर ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 140 तक जाता है 7, 9 से होगा क्या, डिजिट्स का सम चेक कर लूं, 5 + 3 8, नहीं हो रहा 9 से, 11 से हो रहा है, हाँ देखो कैसे, 11 बन जा 11, फिर 3 बचेगा, 3 और 3 33, इसके बाद 13 से जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चाहिए तो मैं आगे किसी स्लाइड में वही बता दूंगा, इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आएगा 5 × 7 × 11 × 13, सही बात है, छाप लेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वैसे काफी इजी होता है कि जो भी नंबर है उसकी ऑड और इवन प्लेसेस को एक साथ लो, उनके डिजिट्स का सम करो और माइनस कर दो। अगर वो नंबर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो आपका नंबर भी 11 का मल्टीपल था। जैसे यहाँ पर ऑड प्लेस क्या होगी, 6 9 और 4, है ना, 1 3 5, तो 6 9 और 4 को लेकर इनका सम कर लो, 6 और 3 इवन प्लेस इनका सम कर लो, ठीक है। दोनों का सम निकाल लिया तो इवन के सम में से ऑड का सम या फिर ऑड के सम में से इवन का सम माइनस कर लो। अगर आने वाला नंबर 0 आ रहा है या 11 या 22 आ रहा है तो आपका नंबर 11 का मल्टीपल है, वरना नहीं होगा। छापो जल्दी से, है ना, पॉज करके नोट करना है, मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। चलिए 5th पार्ट की बात करते हैं। फिर आप भी कंप्लेन करते हो कि सर वीडियो काफी लंबे बन रहे हैं, मैं क्या करूं यार, नोट करने का टाइम भी दे रहा हूं मैं, पर 5-6 सेकंड वैसे सही में बहुत होते हैं पॉज करने के लिए। 7429 की बात करते हैं। चलिए तो ऐड करते हैं, 2 से तो नहीं जा रहा, ये ऑड नंबर है, तो 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब 3 से भी अगर नहीं जा रहा तो फिर अपन किससे चेक करें, 5 से मतलब ही नहीं, 7 से चेक करते हैं। तो 7 बन जा 7 हो गया, 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 से भी नहीं जा रहा तो फिर किससे चेक करें, 11 से, 11 66 जाएगा, 6 जा, फिर 4 और 4 कितना हो जाएगा, 66 में बचेगा अपने पास 8, तो 8 और 2 82, 77, 6 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से करके देखते हैं, 13 5 जा 65, ठीक है। 65 के बाद आप देखना 74, 9 बचेगा 92, तो 13 के टेबल में 91 में 13 से भी नहीं जा रहा है। 17 से चेक करते हैं, 17 4 जा 68, फिर 6 बचेगा 62, 17 51, 51 के बाद फिर अपने पास बचेगा 119, तो 17 की टेबल से जा रहा है। तो देखेंगे 17 4 जा 68, है ना, 68 गया 74 में से, तो 6 बचेगा, 6 और 2 62, तो 17 3 जा 51, 62 में से 51 गया तो 11 बचेगा, 11 और 9 119 आएगा। अब 119 मेरे हिसाब से जाता है 17 5 जा 85, 7 टाइम्स जाता है, 437 आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये 17 तक तो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला, 17 से दोबारा करके देख लेते हैं जा रहा है क्या। 17 2 जा 34, 34 और 9 17 से नहीं जा रहा है क्योंकि 97 आएगा, मतलब नहीं बन रहा। अब क्या चेक करूंगा, सीधा 19 से चेक करूंगा, तो 19 2 जा 38, फिर 5 बचेगा, 5 और 7 57, हाँ, तो 19 2 जा 38, फिर 5 बचेगा तो 5 और 7 57, 19 3 जा 57, फिर तो 23 से चला ही गया।
अब आप देख सकते हो आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, वरना नहीं आएंगे। तो दिस इज नथिंग बट 17 इंटू 19 इंटू 23। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। कर देंगे ना, नाराज काहे को होते हो। सबसे पहले 26 को रिजॉल्व करेंगे, 91 को रिजॉल्व करेंगे, तब जाके LCM और HCF आएगा। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर जो कॉमन मल्टीपल से उनको एक बार लेंगे, जो नॉन कॉमन है उनको तो जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार लेंगे, सबका प्रोडक्ट LCM होगा। HCF में क्या होता है? सिर्फ जो कॉमन है उन्हीं को लेंगे, वही HCF होता है। तो अपन लिखते हैं इसको, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13। ये क्या है? 91 किसके टेबल में आता है? तुमने कहा 7 की टेबल में आता है सर। 13 7 जा, ठीक है। HCF क्या होगा? पहले HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 26, 91 क्या होगा? आपने कहा कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन हाईएस्ट कौन है? 13, ठीक है। LCM क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन जो कॉमन है उनको तो एक बार लेना है, और जो नॉन कॉमन है उनको जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार लेना पड़ेगा। अब 2 किसी में भी कॉमन नहीं है तो 2 तो आएगा, 7 किसी में भी कॉमन नहीं है तो 7 आएगा, लेकिन 13 दोनों में आ रहा था वो एक बार आएगा। 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 तो 140 140 और तो ये बनाएगा 182, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। भाई बोल रहा है कि ये भी वेरीफाई करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। तो कर देते हैं वेरीफाई भी। तो आप देखें एचसीएफ ऑफ 26, 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26, 91 एक्चुअल में क्या है? एचसीएफ की वैल्यू है 13, एलसीएम की वैल्यू 182। 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13, 2 3 6 6। ठीक है, ये आएगा। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। 26 इंटू 91 ये भी कितना आएगा? आपने बोला मैं तो ऐसा ब्रेक कर लेता हूँ इसको। 91 को क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 13 इंटू 14 यानी कि 13 इंटू 182, जो कि आप ऊपर निकाल ही चुके हो, जो कि कितना आएगा? 2366। वैसा ऐसा करने की नीड नहीं थी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था, पर मेरी आदत खराब है ना, बिना ऐसी हरकतें करे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मेरा। तो हम लिखोगे क्लियरली कॉमा LCM ऑफ 26 and 91 इंटू HCF ऑफ 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू, यही वेरीफाई करना था अपन लोगों को। छाप लेंगे जल्दी से। छप गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। छाप रहे हो? छापो जल्दी से, मैं जलपान कर लेता हूँ इतनी देर में, ठीक है। हाय चलिए हो गया। हमने पानी पी लिया है, हमारा गला तर हो चुका है बिल्कुल। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? फाइव 1092 बैलेंस को रिसॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ कर लेते हैं शांति से। टू से करेंगे तो जाएगा 4 46, फिर 2 से करेंगे तो 2 23,
फिर 23 से करेंगे तो 1, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, फिर 1 1 11 तो 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 3 से करेंगे 3 8 24, फिर 1 5 15 तो 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो 17, फिर 17 से करेंगे तो 1, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 92 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 23, फिर 510 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सही बात है। तो 2 इंटू 2 इंटू 23 और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम की बात करते हैं अपन अब। तो एलसीएम ऑफ 91,510 क्या आएगा। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो बच्चों देखो जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, 2 और 2 कॉमन है तो एक बार आ गया, ये 2 अकेला है तो ये एक बार और आएगा, ये 3 अकेला है तो एक बार आएगा, फिर 5 इंटू 17 इंटू 23। तो आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर 7 फैक्टर्स थे टोटल, लेकिन मैंने कितने लिए बच्चों यहाँ पर 6, क्योंकि जो एक बार रिपीट हो रहा है उसको अपन एक बार ही लेते हैं, यही एलसीएम की प्रॉपर्टी कहती है। तो ये कितना आएगा निकाल लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 2 2 अरे 10 कर लेते हैं इसको, 5 2 10, फिर 2 3 6, 17 5 85, 17 6 102 इंटू 23। तो हो जाएगा ये 23 इंटू 102 निकालना है बस अब मेरे को। तो ये कितना आएगा यार, 2300 प्लस 46 तो 2346 आएगा। तो 23460। सर ये ऐसे कैसे निकाल दिया आपने। मैंने कहा मेरी बात ही अलग है, बट फिर भी बता देता हूँ कैसे निकाला। भाई ये तो तुमने कर ही लिया था, फिर मैंने क्या 23 को 100 से कर लो तो 2300, फिर 23 को 2 से कर लो 46, 23 में 40, 2300 में 46 जोड़ोगे तो 2346 इंटू 10 करना है तो 1 0 आ ही जाएगा। तो ये तो एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात कर लें, टू ही आ रहा है, क्यों, उसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा भाई के पास। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ पर। टू 6 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरिंग, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46920 आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना निकल के आ रहा है, 510 इंटू 92। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा सेम नंबर में, तो 2 3 4 6 यही निकल के आएगा 46920। तो लिख सकते हो एम्प्लाइज दैट एलसीएम ऑफ 510 इंटू 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सही बात है, छाप लेंगे इसको। छप गया। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे, 336 और 54। तो बच्चों 336 और 54 को लिख पाने के लिए सबसे पहले आपको इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 54 को 2 से करूंगा तो 27, फिर 3 से करूंगा तो 9, फिर 3 से करूंगा तो 3, फिर 3 से करूंगा तो 1। इसी के बाद अपन फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो आप देखेंगे 336 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 54 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल। तो बच्चों ये तो फैक्टराइजेशन हुआ। अब एचसीएफ एलसीएम की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, 54 इंटू 336।
तो आपने कहा कि सर HCF क्या होगा, मैंने कहा देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है बच्चों इन दोनों के अंदर और एक 3 भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं लूप बनाऊं तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो HCF 6 आना चाहिए, है ना भाई। इसमें कितनी बार भी 2 आ रहा हो, एक एक बार कॉमन उठा लिया, एक एक बार 3 कॉमन आ रहा है वो ले सकते हैं, बाकी तो और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है मेरे को। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 54 एंड 336 कितना होगा बच्चों? आपने कहा जो कॉमन, पहली बात तो जो नॉन कॉमन है वो ले लो, जो कॉमन है वो एक बार लो। तो ये 2 तो जो है ओके, कहाँ चल रहे थे अपन? स्लाइड नंबर 9 पे, चलिए इस पे चल रहे थे अपन। तो आप देखेंगे 54 और 336, तो आपने बोला ये जो 2 है ये एक साथ ले लो, ठीक है, ले लिया। अब ये 2 2 2 3 2 जो है ये आपको लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है बच्चों, ठीक है, 4 बार 2 आ गया, अब ये नहीं लोगे आप। 3 एक बार आ गया तो एक बार 3 यहाँ का काउंट हो जाएगा, बाकी के 2 बार और होंगे, फिर इंटू 7। आपने बहुत जगह देखा भी होगा हाईएस्ट पावर इसलिए भी ली जाती है, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको भाई, कल से आपको लगे कि वो नहीं आ रहा। मैंने रिवीजन वाले लेक्चर में ये चीज बताई है वैसे। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो हर नंबर की हाईएस्ट पावर ली जाती है, ये भी एक ट्रिक है क्योंकि ऐसे देखने में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या कराया जाता है बच्चों के, दोनों में से जो भी हाईएस्ट जितने भी नंबर है उनमें से हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर पकड़ लो। 2 की पावर 4 पकड़ लिए, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है पकड़ लिया, फिर 7 की पावर 1 है तो वो पकड़ लिया, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मेरे से इसमें गलती कभी होती नहीं है इसलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, वरना आप ये ले सकते हो। चलिए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ठीक है, यहां तक का जुगाड़ लगा लिया मैंने। फिर 3 3 जा 9 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। 8 3 जा 24 4 2, 8 5 जा 40 8 6 जा 48 और 2 50 इंटू 4 3 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरिंग, फिर 4 6 जा 24 और 1 25, 4 2 0 1 3 0 2 4। सही बात है। इसको करने का एक और तरीका था मेरे पास जो मैं आपको बता देता हूँ। सर 63 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता? 3150 आता, उसमें से फिर मैं 263 माइनस कर देता यानी कि 126। तो 3150 में से 126 माइनस करोगे तो 3024 आपको प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो नाउ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। 3 6 18 तो 18,000 तो आना ही है। फिर 24 6 24 5 120 120 और 24 144। गलत तो मैं करता ही नहीं, तुम जानते हो, है ना। चलिए अब नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। 336 इंटू 54 वो तो यही आना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं क्रॉस चेक भी करवा दूं, ये 300 है और अगर ये 50 है तो 300 इंटू 50 कितना 15,000 के आसपास तो होता है। फिर ये 336 है और ये 50 नहीं 54 है तो 18,000 के आसपास गाड़ी पहुंच जाएगी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये मल्टीप्लिकेशन सही है तो ये तो आना ही है। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ हैंस HCF of 336, 54 into LCM of 336, 54 is equals to 336 into 54। यही प्रूफ करना था अपने को, छाप लेंगे जल्दी से। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ वही निकालना है। चलिए तो प्योर एचसीएफ एलसीएम पर ही क्वेश्चन आ गया। तो 12 15 21 ओरली कर सकते हो। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। फिर बात करते हैं 15 की, तो 3 इंटू 5, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है। फिर बात करते हैं 21 की, तो 3 इंटू 7, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सही बात है, सही बात है सर। तो क्या होगा
एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21, तो आपने बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या लेते हैं हम, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यही है, फिर 3 की हाईएस्ट पावर यही है, ठीक है, कॉमन एक बार आता है ना, नॉन कॉमन तो आना ही है, फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो एलसीएम क्या आएगा, 7 5 जा 35, अरे पहले देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 21, तो 400 420, सही बात है। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 4 जा 420, तो ये तो एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करते हैं बच्चों, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, तो आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है अपने को, हाईएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर कौन है, यहाँ पर सिर्फ 3 दिख रहा है मेरे को, तो उसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, विच वुड बी 3। तो आप देख सकते हो 420 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इनके मल्टीपल से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनेगी, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो सबसे पहला नंबर जो कॉमन है वो 420 है लोएस्ट, और 3 क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छाप लो जल्दी से। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 17, 23 एंड 29, ठीक है, तो 17, 23 एंड 29 की बात करते हैं अपन, तो 17, 23, 29, आपको पता है इसको 1 इंटू 17 की पावर 1 लिख सकता हूं, लेकिन अगर लिखने का तरीका बताऊं बच्चों तो टेक्निकली ये यही आएगा, इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 23, क्योंकि कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है ना यार, प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या ही कर लोगे, तो 1 इंटू 29 की बात करेंगे तो 29 की पावर 1 आएगा। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या आएगा, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो निकालना पड़ेगा। 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 और 2 8, 9 2 जा 18, 7 यहाँ 2 कैरिंग, फिर 3 जा 6 और 8, 2 9 जा 18, 8 यहाँ 1 कैरिंग, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, तो 7, फिर 6 और 1 6 6 7 है कि नहीं है, तो 17 इंटू 6 6 7, फिर 17 की बात करेंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 4 46, 7 6 जा 42 और 4 फिर वापस से 46, ठीक है। चलिए 1 7 जा 7 6 6 और 9, 6 और 7 13, 13 फिर से, फिर 11, तो ये आएगा बच्चों 1 1 3 3 9। अच्छा एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, HCF 17, 23, 29 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि सर तीनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता खुद के और 1 के अलावा, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें मतलब HCF 1 आता है, तो दीज 3 आर कोप्राइम नंबर, जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं अपन, थर्ड पार्ट क्या निकल के आने वाला है आपका, एट 9 और 25 हो गया। चलिए एट तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब, 9 जो होता है वो 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 25 जो होता है वो होता है 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं सबसे पहले HCF की बात कर लूं तो तीनों कोप्राइम दिख रहे हैं मेरे को, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोप्राइम नंबर्स का HCF कितना आता है, 1 आता है। अगर LCM की बात करूं तो तीनों की हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, तो 2 का क्यूब
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा 200 इंटू 9, 9 2 जा 18, तो 1800। ये आपका क्या आएगा, HCF निकल के आएगा। छापेंगे जल्दी से। चले आगे, चलिए। गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द HCF। बच्चों इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन सर, हम जानते हैं एट HCF of two numbers A and B into LCM of two numbers A and B is equals to, हमें प्रॉपर्टी पता है तो उसकी मदद से हम LCM निकाल सकते हैं। This implies that HCF of 306 657 into LCM of 306 657 is equals to 306 into 657। सही बात है, आपने कहा सही बात है। तो HCF क्या है, 9 है, तो 9 इंटू LCM ऑफ 306 657, मैं बार बार 6 बनाना चाहता हूँ, 5 बन जाता है, बताओ यार। Which implies that LCM of 306 into 657 is equals to 306 into 657 upon 9। तो बच्चों मैं 3 की टेबल से काटना चाहूँगा इसको 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 2 1 9 टाइम्स, ठीक है। वापस 3 से जा रहा है, क्या जा रहा है, तो 73 टाइम। ये भी डिवाइड हो रहा था पर मैंने कहा एक को कर लेते हैं, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा यहाँ से 309 इंटू 73, 9 3 जा 27, 2 कैरिंग, 3 0 जा 0 और 2, 3 3 जा 9 इंटू 7 9 जा 63, 3 और 6 कैरिंग, 7 0 जा 0 और 6, 7 3 जा 21, तो 7 5 9 और 6 कितना होगा बच्चों, 15, 5 और 1 कैरिंग, तो 2 2 5 5 7। तो आप इजीली देख सकते हैं दैट आपको अगर HCF गिवन है या LCM गिवन है तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट की मदद से आप किसी भी एक दूसरे नंबर को निकाल सकते हैं। 3 नंबर के लिए HCF LCM का क्या रूल है, मैंने ये भी पढ़ाया था रिवीजन वाले लेक्चर में, जाके देख लो उसको, तुम्हारा काफी टाइम बचेगा। पर देखो मैं एक बात बता देता हूँ, उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, पूरी थ्योरी रिकॉल करवाई है और वो काफी लंबा रिवीजन है। मतलब अगर उसको रिवीजन कहूं तो 1.5 घंटे का रिवीजन कुछ नहीं होता, एक चैप्टर मुश्किल से आधे घंटे में 20 मिनट में रिवाइज हो जाता है, पर उसमें लंबा रिवीजन इसलिए वो फर्स्ट रिवीजन है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था उस लेक्चर में भी कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप चाहते हो कि कोई बंदा ऐसा रिवाइज कर रहा है कि थ्योरी पूरी हो और थ्योरी में अगर कोई नाम आ रहा है, जैसे कहीं पर एलसीएम आया तो मैंने समझाया कि एलसीएम होता ही क्या है, 2 मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, सारे मेथड्स वहां सिखा रखे हैं मैंने, इतना डिटेल में पढ़ाया है। कहीं नंबर आ रहा है अगर लाइन, तो लाइन लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है ये तक बताया है मैंने। मैं उस चैप्टर का, मैं हर चैप्टर का सेकंड रिवीजन भी बनाऊंगा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, जो मुश्किल से 15 मिनट में 20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करवाएगा। उसमें मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा जो 10th में आपके एक्चुअल में दे रखी है ना, जो आपका एनसीईआरटी का समरी पेज नहीं होता, एग्जैक्टली उसी की कॉपी मार लो आप उसको, तो 15 मिनट में वो रिकॉल करा दूंगा, 20 मिनट में वो हर चैप्टर का बनाऊंगा। तो मैं एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, बाकी के चैप्टर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे होपफुली, ठीक है। एग्जाम तक हो भी सकता है ना भी हो कंप्लीट, पर जितने मुझसे हो पाएंगे मैं करूंगा, पर मैं एक चैप्टर उठाऊंगा तो पूरा करूंगा। फिर उसको पहले 1 शॉट रिवीजन आएगा उसका, उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आएंगे, लास्ट में जो जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स होंगे वो एक लेक्चर में उठा लूंगा मैं, ताकि क्या मैं सॉल्व्ड एग्जांपल 1 से लेकर लास्ट तक कराऊंगा, तो फिर सारी एक्सरसाइज के कंसेप्ट रिवाइज होते हुए चलेंगे, ये होगा। फिर जब चैप्टर में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे एनसीईआरटी से, फिर मैं क्या उठाऊंगा, चैप्टर का सेकंड रिवीजन, यानी कि 15 मिनट वाला 1 शॉट लेक्चर, उसमें रिकॉल होगा। फिर जब सब चैप्टर्स के साथ ऐसा खत्म हो जाएगा तब मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी सॉल्व करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के बाद कोई बेस्ट किताब है मार्केट में, रिफ्रेशर तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल आप लगाते ही रहो तो अच्छी बात है,
बट ये एनसीईआरटी है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल गैप फिल करते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पलर को उठाएं। एग्जाम्पलर काफी अच्छे लेवल की किताब है, करनी चाहिए। चलें आगे, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्यों नहीं सर, आपने पहले ही नहीं बोल दिया। मैंने कहा मेरी बात ही अलग है। 6 रेज़ टू द पावर जो n है बच्चों, वो 0 पे एंड क्यों नहीं कर सकता, बताते हैं। आप देखना, फॉर अ नंबर टू एंड with digit 0, comma, it should be divisible by 2 and 5 both। सही बात है, आपने कहा दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ 6 की पावर n क्या है, आपने कहा सर 6 होता है 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अगर मैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स लगाऊं तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। किस खुशी में, सिंस ए बी की होल पावर n क्या होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। पावर्स एंड एक्सपोनेंट से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब भाई साहब ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n का मतलब है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके का होगा, है कि नहीं है। सो कॉमा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n contains only 2 and 3 as its factors, या as factors लिख लो। contains only 2 and 3 as factors and uniqueness of FTA, यानी कि फंडामेंटल, ये प्रॉपर रीजनिंग लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज that there are no other factors than 2 and 3 in the prime factorization of 6 to the power n। तो आप देखना, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n contains only 2 and 3 as factors and uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other factors than 2 and 3 in the prime factorization of 6 to the power n। सही बात है, आपने कहा सही बात है। सो आपने बोला कि यहाँ पर क्या 5 होने के चांसेस हैं, आपने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो आप देखो 6 की पावर n में आपको कोई भी 2 और 3 के अलावा नंबर नहीं मिलेगा। सो सिंस 6 टू द पावर n इज नॉट divisible by 5, so not divisible by 5, therefore 6 to the power n can never end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है।
तो छाप सकते हो कि किसी भी n के लिए आप कोई भी देख लो ना, 6 की पावर 0 खुद 1 होता है, 6 का फिर पावर 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 क्यूब 216। आप मल्टीप्लाई करते जाइए n की किसी भी वैल्यू के लिए, ये 0 आएगा नहीं, क्योंकि देखो कोई भी नंबर 0 से जाए 0 पे एंड हो मतलब वो 10 से डिविजिबल है, 10 से इसका मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है एक साथ, है कि नहीं है। छापेंगे जल्दी से, चलिए छाप तो लिया था ना, 3 2 और 1, पॉज कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले रिकॉल करवा देता हूं। कंपोजिट नंबर्स अपन उन नंबर्स को कहते हैं जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी होता है। एटलीस्ट कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन अदर फैक्टर देन 1 एंड देमसेल्व्स। चलिए तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या होगा सर, मैं 13 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। बहुत से बच्चों को ये स्टेप भी समझ में नहीं आती है, मैं वो भी समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 78। चाहो तो इसको भी ब्रेक कर लो, 13 इंटू 2 इंटू ये बचेगा 2 से डिवाइड करने पर 3 और 6 35 39 बचेगा, ठीक है 39 टाइम्स आएगा। तो आपने कहा 39 को फिर मैं 3 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आपने बोला विच इज अ कंपोजिट नंबर। अभी बताऊंगा कैसे, बट पहले इसकी बात समझा देता हूँ रीजनिंग, ये कॉमन कैसे आया। बच्चों मान लो ये a इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस डी लिखा हुआ है, तो क्या करते, तुमने कहा सीधी बात है डी कॉमन आ जाता। बेसिकली ए बी सी डी प्लस डी में से क्या करते हो, डी कॉमन ले ले तो क्या बचता है, ए बी सी प्लस 1 ही तो बचता है ना अंदर। तुमने कहा एक्स वाई जेड में बताओ, अरे मैंने कहा देखो एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस अगर z लिखा है तो क्या लिखोगे, तुमने कहा z कॉमन ले लूंगा सर मैं, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बचेगा, यहाँ से एक z बाहर आ गया। मैंने कहा ये भी तो यही लिखा हुआ है भाई, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड, तो z कॉमन ले लिया तो x इंटू वाई प्लस 1 ही तो बचेगा। बहुत से बच्चों को ये नहीं आ रही होती स्टेप्स, है ना, तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ बच्चों में। जहां जहां डाउट आने के चांसेस है, देखो वीडियो लेक्चर है तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कहाँ का डाउट आ सकता है, तो सब बता देते हैं। बहुत सी जगह आता है ना, बहुत सी जगह जेन्युइनली नहीं आता। तो अगर आपका टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आता है वो अप्रिशिएट भी करें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके डाउट फिर भी कवर नहीं हो पाते, क्योंकि हम भी कितना ही इमेजिन कर लेंगे कि कहाँ कहाँ डाउट आ सकता है। मेरा तो जो 5-6 साल का करियर है उसमें मैंने जितनी बार भी ये क्वेश्चन कराया है भाई, मैं कम से कम 19-20 बार तो मैंने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी होगी 6 साल में। तो मैं इसलिए बता देता हूँ जहां जहां मुझे डाउट बच्चे पूछते हैं क्लास में वो चीजें कवर करता हुआ चल रहा हूँ। ये जेन्युइन डाउट आता है बच्चों को यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नंबर्स में ये चीज कभी करी नहीं है तुम लोगों ने, वेरिएबल से बहुत करी है। अब सर ये कंपोजिट है ये कैसे बोलोगे, तो मैं लिखूंगा सिंस गिवन नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers, comma, so the given number is composite। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल। सेकंड की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर चलेगा तो 1 रह जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सही बात है, आपने कहा सही बात है। तो 5 इंटू 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1, तो कितना आएगा, आपने कहा 42 इंटू 24 निकालना पड़ेगा, उसमें प्लस 1 करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 8 0 और 1 1 0 0 8, तो 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1, 5 इंटू 1 0 0 9। सही बात है,
तो 1009 में से आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आ तो प्रोडक्ट ही रहा है। कुल मिला के बात तो ये थी कि जो भी नंबर था उसके और 1 के अलावा 2 फैक्टर्स तो आ ही रहे ना, तुम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। तो यू कैन राइट विच इज अ कंपोजिट नंबर। सही बात है, क्योंकि इसका जो भी नंबर था इन दोनों का मल्टीपल जो भी नंबर आएगा उस नंबर का 1 के और खुद के अलावा ये 2 फैक्टर्स तो आ ही रहे ना। दैट इज इनफ। एक फैक्टर भी एक्स्ट्रा है तो कंपोजिट कह सकते हो। ये तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल था। अब ये टाइम नहीं 1009 को जबरदस्ती फैक्टराइज करने का, हो सकता है प्राइम आ जाए, मुझे तो ये भी नहीं पता। ठीक है, छाप लो जल्दी से, जल्दी नोट करेंगे। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्रसर होते हुए। चलिए, तो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अपना, क्या है, हाँ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड और रवि को लगते हैं 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर मैं एक बनाऊं तो ये सेंटर है, सोनिया जो है वो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 पे। किस पॉइंट से बच्चों? ए पॉइंट से। तो दोनों ए पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करते हैं, ये सेंटर है। आप देखना रवि को 12 मिनट लगते हैं पहला राउंड लेने में, वापस ए पर आने में। सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताओ अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो अगली बार कब मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो कैसे पता लगाओगे? दिमाग लगाओ। सोनिया कितनी बार ए से क्रॉस करेगी, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने की बात हो रही है। तो ए पे सर सोनिया को पहले तो t इक्वल टू 0 पे थी, फिर 18 मिनट पे वापस आएगी, फिर 36 मिनट पे, फिर 54 मिनट पे, मतलब इसकी टेबल चल रही है। और जो तुम्हारा रवि है उसने भी एक तो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था, फिर 12 मिनट के बाद आएगा, फिर 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, फिर 48 मिनट पे, ऐसे। अब दिमाग लगाओ कि दोनों स्टार्ट करने के बाद अगली बार कब मिलेंगे। जब रवि का दूसरा राउंड चल रहा हो, तीसरा राउंड चल रहा होगा और सोनिया का दूसरा, तब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। दोनों की टेबल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो एलसीएम निकालना है अपने को। मैं जितना प्रैक्टिकली सवाल समझा सकता हूं समझा रहा हूं, ठीक है ना। रवि तीसरे राउंड के लिए जब स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तभी सोनिया दूसरे राउंड के लिए स्टार्टिंग पर आएगी। ठीक है, तो शुरू करने के बाद वो 36 मिनट पे दोनों मिलेंगे। मैंने बटार की गलती करी, लिखा रहने देना चाहिए था मेरे को। चलो मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे ताकि एनोटेशन में काम रहेगा तुम्हारे यहाँ पर। चलिए, क्लियरली कॉमा टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच Ravi and Sonia will meet together at starting point, comma, we need to find the LCM of 12 and 18। सही बात है, 12 और 18 का एलसीएम अपने को निकालना है। तो चलिए, एलसीएम ऑफ 12 और 18 क्या होगा? आपने कहा 12 और 18 का एलसीएम निकल के आएगा सर, हाँ 36। ठीक है, कैसे निकल के आएगा, रीजन देना है क्या? वैसे दे सकते हो। यहाँ पर ये क्या लिख रखा है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, वही आपका एलसीएम निकल के आएगा। चाहो तो लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 4 जा 36। तो यही क्या होगा, आपका एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, आपने कहा कि सर एलसीएम तो हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा कि भैया एलसीएम आ गया, सब लोग सो दे विल मीट आफ्टर
36 मिनट्स। सही बात है, तो वो कब मिलेंगे? 36 मिनट्स पे। जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए, नोट हो गया होगा। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं और मैं वापस आपको रिकॉल करा दूं कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, और अगर आप कोटा या कोटा के आसपास कहीं रहते हैं तो आप ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे 3 या 4 जगह पर अपने स्टडी सेंटर से 5वां टाइप भी हो चुका है। तो कोटा में लगभग हर इलाके में हमारा एक स्टडी सेंटर अवेलेबल मिल जाएगा आपको। मेजॉरिटी सेंटर्स हमारे कुन्हाड़ी में है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। क्लास 9 से 12 तक आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैथ्स में ही लेने वाला हूं, ठीक है। तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप कोटा से नहीं, बाहर से हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जुड़ने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी पे आप मेल करके अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। अगर मुझे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे और रेलिवेंट लगेंगे तो मैं पूरा उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसी चीज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर हम मिलेंगे किसी एक अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.3 और उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।